नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जिसका नाम दक्षिण भारत के इतिहास में डर और आतंक का पर्याय बन गया है। हम बात कर रहे हैं कुसे मुनसामी वीरप्पन की, एक शिकारी, चंदन तस्कर और एक ऐसे अपराधी की जिसने कई वर्षों तक दो राज्यों की सरकारों को चुनौती दी। ये उसकी कहानी है एक साधारण पृष्ठभूमि से एक खूंखार डकैत बनने तक की और अंततः उसके पतन की। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में हुआ था। उसका बचपन सामान्य नहीं था। महज 10 साल की उम्र में वो अपने चाचा के प्रभाव में आकर हथियारों का शिकार करने लगा। उसके चाचा भी एक शिकारी और चंदन तस्कर थे। वीरप्पन ने बहुत कम उम्र में ही इस अवैध दुनिया में कदम रख दिया था। किशोर अवस्था तक आते आते यानी 17 साल की उम्र में उसने हत्याएं करना भी शुरू कर दिया। उसकी क्रूरता और निडरता ने उसे जल्द ही स्थानीय शिकारी गिरोह में पहचान दिला दी। वो जल्द ही इतना प्रभावी हो गया कि अपने सारे सौदे खुद ही संभालने लगा। किसी और की मध्यस्थता की उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। ये उसकी अपराध की दुनिया में बढ़ती पकड़ का स्पष्ट संकेत था। जैसे जैसे वीरप्पन की दौलत और शोहरत बढ़ती गई, उसका आतंक भी बढ़ता गया। उसने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी प्रतिद्वंदी या ईमानदार वन अधिकारी को नहीं बख्शा। उसका नाम सुनते ही जंगलों और आसपास के गांव में डर का माहौल बन जाता था। उसने धीरे धीरे तमिलनाडु और कर्नाटक के विशाल वन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसका गिरोह भी समय के साथ बढ़ता गया, जिसमें लगभग 100 खूंखार सदस्य शामिल थे। हाथी दांत के शिकार से जुड़े जोखिम बढ़ने और हाथियों की संख्या में कमी आने के कारण वीरप्पन ने अपनी रणनीति बदली। उसने हाथी दांत के व्यापार से हटकर चंदन की तस्करी पर ध्यान केंद्रित किया। ये उसका एक बड़ा कदम था। बताया जाता है कि उसने 10,000 टन चंदन काटा और बेचा, जिसकी अनुमानित कीमत 2 अरब रुपए थी। ये आंकड़ा उसकी अवैध गतिविधियों के पैमाने को दर्शाता है। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वो हर बार अधिकारियों की गिरफ्त से बचकर निकल जाता। उसकी चालाकी और जंगल के गहरे ज्ञान ने उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा। उसने वन अधिकारी पी श्रीनिवास को धोखे से एक बैठक के बहाने बुलाकर उनकी हत्या कर दी। ये घटना अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका थी। उसकी हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि 1992 में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों ने मिलकर एक संयुक्त विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ का गठन किया, जिसका एकमात्र लक्ष्य वीरप्पन को पकड़ना था। लेकिन वीरप्पन ने हार नहीं मानी। उसने पुलिस टीमों पर घात लगाकर हमला करना जारी रखा और कई बार लैंड माइंस का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई पुलिसकर्मी और अधिकारी शहीद हुए। वो सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। अपने बढ़ते प्रभाव और सरकार पर दबाव बनाने के लिए वीरप्पन ने हाई प्रोफाइल अपहरण की रणनीति अपनाई। वह वन अधिकारियों के अलावा प्रमुख व्यक्तियों का भी अपहरण करने लगा ताकि फिरौती और राजनीतिक रियायतें हासिल कर सके। 2000 में उसने पूरे भारत को चौंका दिया जब उसने दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। राजकुमार 108 दिनों तक वीरप्पन की कैद में रहे और अंततः कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की फिरौती के बदले उन्हें रिहा किया गया। 2002 में उसने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा का अपहरण किया, जो बाद में मृत पाए गए। ये अपहरण उसकी बढ़ती ताकत और सरकारों की लाचारी को दर्शाते थे। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकारों पर भारी दबाव था। कर्नाटक सरकार ने वीरप्पन पर इनाम बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया। 2003 में आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार को एसटीएफ का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया। विजय कुमार की टीम को पता चला कि वीरप्पन को आंखों की सर्जरी की जरूरत थी। मुखाबिरों और सटीक जानकारी का उपयोग करते हुए उन्होंने ऑपरेशन कोकून की योजना बनाई। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन और उनके 3 साथियों को एक एम्बुलेंस में यात्रा करते समय घात लगाकर हमला किया गया। यह एम्बुलेंस उसके इलाज के लिए जा रही थी। लगभग 20 मिनट तक चली भीषण गोलीबारी के बाद वीरप्पन और उसके गिरोह के सदस्य मारे गए। इस प्रकार लगभग 2 दशकों तक चले एक आतंक का अंत हुआ।
वीरप्पन की मौत से सरकारों और आम जनता को बड़ी राहत मिली। बाद में पता चला कि कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने भी उसे कई बार भगाने में मदद की थी। वीरप्पन को पकड़ने में 20 वर्षों में 220 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसकी मुठभेड़ को लेकर कई सिद्धांत आज भी प्रचलित हैं। कुछ का दावा है कि उसे प्रताड़ित किया गया था या वो आत्मसमर्पण करना चाहता था। लेकिन एक बात निश्चित थी, दक्षिण भारत के जंगलों में उसका आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल डार्क डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए। डार्क डायरीज, क्राइम स्टोरीज।